नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 2 नवंबर है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही आज हम शुरुआत करेंगे जो हमारे लास्ट क्वेश्चन होता है कि हर बार हम हर एक सेशन में या पिछली वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ज़्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया है, कुछ एक ही व्यक्ति है जैसे सरिता है, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिए है, कई क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो एक्टिव हैं और वो लगातार कमेंट भी आता है उनका। और इनके साथ ही मैं चाहूँगा कि सभी लोग कमेंट करें ताकि मैं उनका नाम डेली ले सकूं और बता सकूं कि कौन कौन लोग इतने एक्टिव हैं जो देखते हैं डेली और उसके साथ ही आंसर्स भी देते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं कि नूरी किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। तो बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, नेपाल या ओमान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। तो इस देखिए इसका नाम जो है ना नूरी, इसको लेकर जो है ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा फारसी नाम लग रहा है या फिर उर्दू का नाम लग रहा है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान भी आंसर लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में हुआ तो, बांग्लादेश भी लगा सकते हैं या ओमान या सऊदी अरब हो सकता है, यूएई हो सकता है। तो इस तरीके के जो देश है जहाँ पे फ़ारसी या उर्दू मुख्य रूप से बोली जा रही है या फिर भाषा है या फिर बंगाली रूप में इसका नूरी आ जाता है, तो यहाँ पर आंसर लगाने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि ये जो पहला रॉकेट अंतरिक्ष रॉकेट है वो दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नाम या शब्दों पर अगर हम ध्यान दें तो उसको लेकर भी हम गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है नूरी किस देश का पहला अंतरिक्ष रॉकेट है, तो दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट है। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि पहला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो यदि आप लोग आंसर्स जानते हैं क्वेश्चंस का तो, या फिर नहीं भी जानते तो गैस करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बारी बारी डालिए। मैं हर बार बोलता हूं और मुझे हर बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी जो समझदार हैं वो आंसर डालते भी हैं ताकि, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि आप लोगों का कितना टोटल सही हुआ वो भी आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर को। तो इसका 24 अक्टूबर को हम को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका आयोजन किया जाता है। इसी के साथ ही देखें तो इस दिवस को वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अस्तित्व में आने के लिए चिन्हित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर वैश्विक शांति और समानता की दिशा में कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का संस्थापक दस्तावेज है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई वो किससे हुई? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कब स्थापित किया गया था, कब अस्तित्व में आया था? 1945 में यह अस्तित्व में आया था। तो कैसे अस्तित्व में आया था? दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए विश्व के 50 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए थे और 26 जून 1945 को सभी देशों के हस्ताक्षर के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि विश्व के 50 देश मिले कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, और उन्होंने विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने और एक बार फिर से विश्व युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? संयुक्त राष्ट्र चार्टर को हस्ताक्षरित किया और इसको अस्तित्व में लेकर आया। कब? 26 जून 1945 को। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोलैंड बाद में इस पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बन गया। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाती है। इसी के साथ ही देखें तो संयुक्त राष्ट्र को आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945, कब? 24 अक्टूबर 1945 को तब अस्तित्व में आया जब
चीन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी कि अभी वर्तमान में सोवियत संघ को रूस कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि कर दी। तो चीन, फ्रांस, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ये अभी हमारे क्या हैं, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, P5 हैं यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन? संयुक्त राष्ट्र में चीन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी कि रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी इस चार्टर की, और इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति को बनाए रखना है। इसी के साथ ही देखें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्यों वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कार्य कर रहा है। कितने देश हैं अभी इसमें सदस्य? 193 सदस्य जो हैं इसमें उपस्थित हैं, और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग करना, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में कार्य करना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ ही देखें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? कुल संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 6 अंग हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम अक्सर कहते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आपने अक्सर शब्द सुना होगा, तो ये महासभा है। सुरक्षा परिषद है, जिसमें मैंने अभी बताया कि इसमें परमानेंट सदस्य सुरक्षा परिषद की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्ट काउंसिल यानी कि न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग हैं कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अक्सर एक प्रश्न भी ऐसे बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का इनमें से कौन सा अंग नहीं है या इनमें से कौन सा अंग है। तो प्रश्नों को भी बनाते हुए चलेंगे तो आपको बड़े आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा, आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में सुर्खियों में रही ताहो झील किस देश में है? ताहो झील किस देश में है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या इंडोनेशिया। तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमेरिका। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति में ने अमेरिका की ताहो झील के जल स्तर को उसके प्राकृतिक जल स्तर से कम कर दिया है, जिससे अमेरिका में बहने वाली ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है। यानी कि ट्रॉकी नदी का उद्गम कहाँ से है? ताहो झील से है। और ताहो झील कहाँ है? अमेरिका में है ताहो झील। और क्या हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक गर्मी होने की वजह से उस झील का यानी ताहो झील का जो जल स्तर है वह पूरी तरीके से सूख गया है, यानी कि नीचे की तरफ लगातार वह गिरता जा रहा है। तो ताहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी एल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है, ताहो झील उत्तरी अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है। इसके साथ ही अमेरिका की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसी के साथ ही देखें तो अल्पाइन झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें होती हैं, ये जलाशय होती हैं। अल्पाइन झीलें क्या होती है? जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होती है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पर या फिर हम कह सकते हैं जो कटिबंधीय क्षेत्र है उसके उत्तर में स्थित होती है, जो आमतौर पर समुद्र तल या फिर ट्री लाइन से ऊपर होती है, समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर होती है। मान लीजिए किसी कोई जो झील है या जलाशय है या जलीय क्षेत्र है जो कि पहाड़ी पर स्थित है, उसे हम अल्पाइन झील कह सकते हैं। इसी के साथ ही इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लेक तोहे है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जिससे निकलने वाली कुछ नदियाँ आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख जाती है, और सिएरा नेवादा माउंटेन श्रेणी इसके पास है। यदि आप एटलस में देखेंगे एटलस में देखेंगे उत्तरी अमेरिका के, तो आपको नेवादा और सिएरा नेवादा माउंटेन श्रेणी आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में
सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने बिहार, केरल, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा केरल। केरल राज्य को अभी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया है। किस किस आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड दिया गया है? यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि अच्छी परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो यह पुरस्कार कोच्चि शहर को कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसे कार्यान्वित परियोजनाओं की परिवहन सुविधा को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अगर प्रश्न ऐसे भी बने कि हाल ही में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस शहर को दिया गया है, तो आपके सामने उत्तर यही होना चाहिए, कोच्चि शहर को दिया गया है। कोच्चि शहर कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। तो ये पुरस्कार जीतने में कोच्चि ओपन मोबिलिटी नेटवर्क के गठन में भी मदद की है, जिससे विभिन्न परिवहन सुविधाएं और डिजिटल और एकीकृत किया गया है। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और इसके साथ ही आप हर एक प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे रहे होंगे और दीजिए ज़रूर, ताकि अगर आप चीज़ें गलत भी बताते हैं तो जब आप गलत बताते हैं तो आपको ये ध्यान रहता है कि हाँ आपने कुछ गलत बताया है, जिसका उत्तर आप आगे चल के सही देते हैं। और आप सही नहीं भी देते हैं तो आपको ये याद रहता है कि हाँ आपने इसका गलत दिया है तो इसका आंसर ये ना होकर ये होगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर या रायपुर? तो इसका आंसर होगा रायपुर। हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा 28 अक्टूबर से रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य ने समूह लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत ये आयोजित किया जाता है और इसके तहत 3 दिवसीय उत्सव में उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और किंगडम ऑफ एस्वातिनी आदि देशों के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने इसमें भाग लिया है। इसके अलावा इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, मैनपुर और जसपुर आदि के कलाकार भी अपनी विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और परंपराएं पेश करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वर्ष 2019 में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के पहले संस्करण में भारत के 25 राज्यों और 6 अतिथि देशों के आदिवासी समुदायों ने हिस्सा लिया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में पहली बार जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में भारत की कई स्वदेशी जनजातियां हैं जो राज्य की जीवन संस्कृति में योगदान देते हैं। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति की विशिष्टता को बढ़ावा देना और जनजातीय जीवन की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करना है। तो इसी के साथ ही चलते अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, डॉक्टर विवेक देबरॉय या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा अगर आपको आता है या फिर गैस कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर विवेक देबरॉय। हाल ही में भारत सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देबरॉय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो यह एक गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को कुछ आर्थिक एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। तो प्रशासनिक, रसद या नियोजन और बजट जैसे उद्देश्यों के लिए नीति आयोग इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो इसकी अगर रिपोर्ट देखें कि कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, जो इसकी आवधिक रिपोर्ट है, तो इसमें हम पाते हैं कि वार्षिक आर्थिक परिदृश्य यानी कि एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम
मिनिस्टर जारी करता है। इसी तरीके से रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट भी यही जारी करता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पेगासस किस देश का सॉफ्टवेयर है। हाल ही में सुर्खियों में रहा पेगासस किस देश का सॉफ्टवेयर है। अमेरिका, इजराइल, चीन, जॉर्डन। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था पेगासस जासूसी के मामले में, तो इसका आंसर क्या होगा, इजराइल। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से भारतीय लोगों की जासूसी करने के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर.वी. रविंद्रन द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन के द्वारा किया जा रहा है। पेगासस जासूसी की जांच के मामले की समिति के अध्यक्ष कौन है, आर.वी. रविंद्रन हैं। तो न्यायमूर्ति रविंद्रन ने वर्ष 2005 से 2011 तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वह कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों से जुड़ रहे हैं, जिनमें ओबीसी आरक्षण, वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट और राज्यपालों को हटाने की संघ की शक्ति का दायरा आदि भी शामिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2013 से वर्ष 2019 के बीच समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। इसी के साथ ही देखें तो 3 सदस्य इस तकनीकी समिति में इनके साथ जो काम करने वाले सदस्य होंगे, डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभारण पी और डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते इसमें शामिल होंगे, इस समिति में शामिल होंगे। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धनुष, रजनीकांत, मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत। तो इसका आंसर क्या होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, रजनीकांत। इसका आंसर होगा रजनीकांत। तो सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। इसी के साथ ही देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार माना जाता है और यह भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1969 में स्थापित किया गया था। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर, नवंबर, अगस्त या सितंबर। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह यानी कि यूनाइटेड नेशन डिसआर्मेंट वीक प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है और यह सप्ताह 24 अक्टूबर को शुरू होता है और सप्ताह भर चलने का पालन करते हुए 31 अक्टूबर तक ये जारी रहता है। इसका उद्देश्य कई देशों पर निशस्त्रीकरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। यानी कि इस सप्ताह का जो उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में शस्त्रों का कोई कार्य नहीं है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों को ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि जो युद्ध के सामान हैं, टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, परमाणु हथियार हैं, इनको समाप्त कर दिया जाए। देखिए 24 अक्टूबर से इसको शुरुआत किया जाता है हर साल और एक सप्ताह तक चलता है, यानी 30 अक्टूबर तक चलता है। और अभी सबसे पहला प्रश्न ही हमने इस वीडियो में लिया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने का उद्देश्य ही यही था कि विश्व में एक बार फिर से युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो वो युद्ध की स्थिति कब नहीं उत्पन्न होगी, जब डिसआर्मेंट होगा, यानी लोगों के पास, देशों के पास हथियार नहीं होंगे। तो एक बार फिर ऐसा होगा कि कोई भी युद्ध जैसी स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग भी बनाया गया था, जो कि 1952 में इसे बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को खत्म करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और किसके तहत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अभी मैंने बताया आपको 6 अंग बताए थे, जिसमें से एक संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद भी है और इसमें 5 परमानेंट सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, टेम्परेरी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और परमानेंट तो परमानेंट रहते ही है।
इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो इसका उत्तर होगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस मंत्रालय ने अभी ग्रीन डे अहेड मार्केट नाम से एक नया बाजार खंड लॉन्च किया है। यह बिजली उत्पादन और वितरण कंपनी को खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा खरीदने या बेचने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे लंबी अवधि के बीच खरीद समझौते आधारित अनुबंधों से बाजार आधारित मॉडल में स्थानांतरित करने का ये रहा है, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट पर आधारित मॉडल में स्थानांतरित करने का रहा है। तो अगला और अंतिम प्रश्न हमारे आज का कि हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हाओ वांग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? भारत, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत। देखिए यहाँ पर जो नाम है महारानी का, क्वीन का, वो क्या है? हियो वांग ओके मेमोरियल पार्क। हियो वांग ओके ये महारानी का नाम है और उनकी याद में एक मेमोरियल पार्क अभी भारत में स्थापित किया गया है। तो यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन हो और हमने इसको ना पढ़ा हो ध्यान से, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि दक्षिण कोरिया लगाएगा कोई, या फिर वियतनाम लगाएगा, या जापान इसका आंसर लगाएगा। तो ये एक्चुअली कहाँ है? भारत में है। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित इस पार्क को पहले राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका जीर्णोद्धार अभी किया जा रहा है। तो कहाँ है ये? अयोध्या में है। अयोध्या में सरयू तट पर स्थित है क्वीन हियो वांग ओके मेमोरियल पार्क। इसके साथ ही 4 नवंबर को इसका उद्घाटन होने के बाद 4 नवंबर को इसका उद्घाटन होने के बाद इसे क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है। ये रानी हियो हुआंग ओके एक कोरियाई रानी थी जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना के रूप में राजा पद्मसेन और इंदुमती के यहाँ हुआ था। यानी कि जो कौशल देश के राजा थे पद्मसेन और रानी इंदुमती, उनकी पुत्री थी सूरी रत्ना। इनके नाम से पोस्ट कार्ड भी बनाए गए हैं, कई पोस्ट कार्ड भी बनाए गए हैं। तो पद्मसेन ने कौशल राज्य पर शासन किया और एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। इसी के साथ ही ये रानी हियो हुआंग ओके का चित्र है। तो ये कहाँ है? अभी अयोध्या में है, सरयू तट पर, और भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं और जब क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे दिमाग पर इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि हम हो सकता है आता हुआ भी गलत करें। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को सम्मान दीजिए और उसको ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर्स लगाइए। यकीन मानिए आपके आंसर्स हमेशा सही होंगे अगर आप क्वेश्चंस को सम्मान देंगे तब। तो चलते हैं आज के अपने अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग इसे देखेंगे, जो भी इसको आराम से सुनेगा या देखेगा, वह इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देगा और लाइक करना नहीं भूलेगा, शेयर करना नहीं भूलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।